चलिए ये देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड की मेटल में रिडक्शन के कौन कौन से तरीके हैं। या सबसे अहम बात कि इस चीज को समझना जारी रखते हैं कि मेटल को ओर से किस तरह से अलग किया जाता है। हमने देखा कि इन 4 इकदामात के जरिए हम मेटल्स को ओर से अलग कर सकते हैं और हम इन 2 मरहलों को तफसील से भी पढ़ चुके हैं। पहला मरहला ओर्स की अफजूदगी यानी एनरिचमेंट ऑफ ओर्स है, जिसमें हम करते क्या है कि ओर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर हम इन मेटल कंपाउंड्स को आलूदा चीजों और इम्प्योरिटी से अलहदा करते हैं। अब अगर ये मेटल कंपाउंड्स मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट हो तो सबसे पहले हम इसे मेटल ऑक्साइड में तब्दील करते हैं, क्योंकि मेटल को इसकी ऑक्साइड हालत से अलहदा करना ज्यादा आसान होता है। और यही चीज हम दूसरे मरहले में कर रहे होते हैं। हमने देखा था कि जिंक सल्फाइड के ओर्स के लिए हम रोस्टिंग का अमल कर रहे होते हैं और जिंक कार्बोनेट के ओर्स के लिए हम कैल्सिनेशन का अमल कर रहे होते हैं ताकि इनकी ऑक्साइड्स बना सकें। चलिए अब इस अगले मरहले की तरफ चलते हैं, जो कि मेटल ऑक्साइड की मेटल में रिडक्शन के हवाले से है। देखिए दूसरे मरहले के बाद हमें मेटल ऑक्साइड मिला था, अब हमें इसमें से मेटल अलग करना है, तो इसके लिए हमें इसमें से ऑक्सीजन दूर करनी होगी और ऑक्सीजन को दूर करने के लिए हम लफ्ज रिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास किसी ऐसे मेटल के ऑक्साइड मौजूद हों जो कि कम रिएक्टिव है, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड। रिएक्टिविटी की फेरिस्त की मदद से आपको याद होगा कि ये मेटल्स इसमें नीचे की तरफ मौजूद थे। देखिए मरकरी और सिल्वर यहाँ नीचे मौजूद है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कम रिएक्टिव होते हैं, लिहाजा इसके ऑक्साइड ज्यादा मुस्तहकम नहीं होते और इनसे मेटल्स निकालने के लिए हमें इन्हें सिर्फ गर्म करने की जरूरत होगी। यानी कि सिर्फ हरारत की ताकत से ही ये कंपाउंड टूट जाते हैं या कह लें कि डिकम्पोज हो जाते हैं और इसके नतीजे में हमें मेटल अलग से मिल जाता है और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी बनती है। लिहाजा कम रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड को इनके मेटल्स में रिड्यूस करने के लिए सिर्फ इन्हें गर्म करने की जरूरत होती है। चले अब मीडियम यानी दरमियाने रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि जिंक, मैंगनीज और आयरन के ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। ये तमाम कंपाउंड्स रिएक्टिविटी की फहरिस्त में कहीं बीच में मौजूद होते हैं, इसलिए ये मीडियम रिएक्टिव होते हैं। अब हम इन्हें सिर्फ गर्म करके रिड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जरिए रिड्यूस होते हैं। हम इन मेटल ऑक्साइड्स को ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को इसके कंपाउंड से हटा देता है और यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ मैंने जिंक को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया है और कार्बन जिंक के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये जिंक को अपने कंपाउंड से हटाकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे दूसरे कंपाउंड से ऑक्सीजन छीनना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ ये जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और जिंक हमारे पास अलहदा होकर आ जाएगा। अब मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे। एल्यूमिनियम मैंगनीज के ऊपर मौजूद होता है और ये मैंगनीज के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये मैंगनीज को इसके कंपाउंड से हटाकर इसे रिड्यूस कर देगा और इस तरह से हमें मैंगनीज मेटल मिल जाएगा। यहाँ तक कि इस रिएक्शन के नतीजे में इतनी ज्यादा हरारत पैदा होगी कि यहाँ जो मैंगनीज मेटल अलग होगा वो लिक्विड हालत में पाया जाएगा, यानी माया हालत में। इसी तरह से हम इस आयरन ऑक्साइड को भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे और ये एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस कर देगा और इस रिएक्शन के नतीजे में भी इतनी ज्यादा हीट यानी हरारत पैदा होगी कि ये अलहदा होने वाला आयरन पिघल जाएगा और लिक्विड हालत में तब्दील हो जाएगा। ये रिएक्शन आमतौर पर आयरन या लोहे के आलात की वेल्डिंग करने के काम आता है। मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन लोहे से बने हुए रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हम इस रिएक्शन को एक मखसूस नाम से पुकारते हैं, हम इसे थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कम रिएक्टिव और दरमियाने रिएक्टिव मेटल्स को किस तरह रिड्यूस किया जाता है। अब चले ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह के बारे में बात करते हैं।
तो देखिए ये मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनके कंपाउंड्स बहुत ज्यादा मुस्तहकम होते हैं क्योंकि इनके कंपाउंड्स बहुत मजबूती से आपस में जुड़े हुए होते हैं और इन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। लिहाजा हम यहाँ पर बिजली की मदद लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एल्यूमिनियम कंपाउंड लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मुझे अब इसे रिड्यूस करना होगा, यानी कि मुझे इससे ऑक्सीजन निकालनी होगी ताकि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग हो जाए। तो अब मैं इसे बिजली की ताकत मुहैया करूंगी ताकि ये टूट जाए। सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लिक्विड शक्ल में एक बर्तन में लूंगी और इसे लिक्विड शक्ल में लेने की वजह यह है कि जब इसमें से बिजली गुजारूंगी तो ये अपने आयंस में टूट जाएंगे और आयंस का बहाव लिक्विड शक्ल में बआसानी हो जाता है। तो अब इसमें से बिजली गुजारने के लिए मैं इसमें चंद मखसूस इलेक्ट्रोड्स डालूंगी जो कि बैटरी से जुड़े हुए होंगे। ये एक मुस्बत इलेक्ट्रोड है और ये एक मनफी इलेक्ट्रोड है। अब जब मैं इसमें से बिजली गुजारूंगी तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंपाउंड अपने आयंस में टूट जाएगा और हमें एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन मिलेंगे। अब एल्यूमिनियम का पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ खींचेगा। यहाँ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड से ले लेगा और एल्यूमिनियम एटम में तब्दील हो जाएगा और ये एल्यूमिनियम एटम फिर यहाँ इस इलेक्ट्रोड पर कुछ इस तरह से जमा हो जाएंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन के नेगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ खींचेंगे और जब ये यहाँ आ जाएंगे तो ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देंगे और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फिर बुलबुले की शक्ल में सॉल्यूशन से बाहर निकलेंगे। अच्छा, ये बुलबुले की सूरत में इसलिए निकल रही है क्योंकि ये एक गैस है। तो इस तरह से हम एल्यूमिनियम कंपाउंड को बिजली की मदद से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ। इस बार सोडियम क्लोराइड लेते हैं। अब हम इसे रिड्यूस करने के लिए भी इसमें से बिजली गुजारेंगे। अब सबसे पहले मुझे इस सोडियम क्लोराइड को मोल्टन यानी लिक्विड शक्ल में लेना होगा और फिर जब मैं इसमें से बिजली गुजारूंगी तो ये कंपाउंड अपने आयंस में टूट जाएगा और इसके नतीजे में मुझे सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन मिलेगा। अब सोडियम का पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ खींचेगा। अच्छा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड भी कहा जाता है। तो इधर सोडियम प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके सोडियम एटम बना देंगे और अब ये सोडियम एटम्स कैथोड पर जमा हो जाएंगे। क्लोराइड माइनस आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ खींचेंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को एनोड भी कहा जाता है और यहाँ पर ये क्लोरीन आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स गवा कर या खोकर क्लोरीन एटम में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन देखिए, क्लोरीन एटम मुस्तहकम नहीं होते, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन आयंस हैं और ये दोनों एक साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स गवा कर क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं और साथ ही यहाँ हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मिल रहे हैं। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए ये पूरा अमल इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहलाता है। तो हमने देखा कि कम रिएक्टिव मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए हम इन्हें गर्म करते हैं। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट की मदद लेते हैं और हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के जरिए ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स को रिड्यूस करते हैं।